नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित बाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आशीर्वाद चैनल पे। हम अपना हिंदी का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्ण। क्या होता है वर्ण? वर्ण के विषय में अगर हम बात करें तो वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है अखंड। क्या कहते हैं? अखंड। तथा दूसरा शाब्दिक अर्थ क्या है? अनाशवान। तीसरा शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रास। वर्ण, अखंड, अनासवान, प्रास तथा अक्षर। वर्ण की परिभाषा की अगर हम लोग बात करते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या है, तो वर्ण की परिभाषा कि जिसे खंडित ना किया जा सके, जिसका नाश ना हो, अनाशवान, जो शाश्वत है, या फिर जिसका क्षरण ना किया जाए, जिसका क्षरण ना किया जा सके। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि की लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाता है। या कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका नाश नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, वो कहलाता है वर्ण। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं हमारी वर्णमाला में? पहले बात करते हैं हम लोग वर्णमाला की। इसके पहले वर्णमाला, वर्णमाला क्या है भाई? वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित क्रम को, संग्रह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या बताया मैंने कि वर्णों के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित संग्रह को वर्णमाला कहा जाता है, कलेक्शन को वर्णमाला कहा जाता है। उसमें क्या होना चाहिए? जैसे हमने कहा आपको क्रमबद्ध होना चाहिए भाई। वर्णों का क्रम, क्रम में क्या आता है? वर्णों में सबसे पहले एक बात की जाए कि स्वर पहले आते हैं या व्यंजन पहले आते हैं, तो सबसे पहले स्वर और उसके बाद में व्यंजन आते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो अब भाई व्यंजन पहले क्यों नहीं दिए गए, स्वर पहले क्यों दे दिए गए? इसका इसी कारण कहा गया कि भाई वर्णों का जो क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध, सुसंगठित, वर्णों के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित संग्रह को, कलेक्शन को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, हमारे देवनागरी लिपि की, हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि की, तो यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि ये लिपि क्या होती है सर? लिपि क्या होती है? तो लिपि के बारे में कहा जाए कि ध्वनि के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। किसको लिपि कहा जाता है? ध्वनि के चिन्हों को लिपि कहा जाता है, या ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हम आ बोलते हैं तो आ को प्रदर्शित करने के लिए हम ये चिन्ह बनाते हैं, इस चिन्ह को। तो इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं ये ध्वनि के चिन्ह है। ध्वनि के चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो भाई इसे लिपि कहते हैं। हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि है। देवनागरी का उद्भव कहां से हुआ है? देवनागरी कहां से है? तो माना जाता है कि देवनागरी जो है वो पुरातन लिपि ब्राह्मी से इसका उद्भव हुआ है, वहां से ये निकली है। कहां से? देवनागरी लिपि कहां से आई? तो हम कह सकते हैं कि भाई पुरातन लिपि है ब्राह्मी, वहां से आई। कौन सी ब्राह्मी से? उत्तरी ब्राह्मी से या दक्षिणी ब्राह्मी से? तो ब्राह्मी दो प्रकार की हो कही गई। कौन कौन सी कही गई? एक उत्तरी ब्राह्मी कही गई तथा एक दक्षिणी ब्राह्मी कही गई। तो देवनागरी जो लिपि है ये कहां से आई? तो देवनागरी लिपि हमारी उत्तरी ब्राह्मी से,
उत्तरी ब्राह्मी से इसका उद्भव माना जाता है। दक्षिणी ब्राह्मी में भाई अगर पूछ लेते हैं लोग कौन कौन सी लिपियां आती हैं, तो इसमें तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये जो है ये दक्षिणी ब्राह्मी से इनका उद्भव माना जाता है। लेकिन हमारी देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे माना जाता है? उत्तरी ब्राह्मी से माना जाता है। अब आपने बताया कि सर ये लिपि है, हम लोगों को लिपि क्या होती है, लिपि हमने बताया कि लिपि क्या है। लिपि के विषय में बताया कि ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है, या ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। हमारी लिपि कौन सी है? तो आपने बताया कि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि कहां से आई? तो आपने बताया कि ये ब्राह्मी लिपि से आई। कौन सी ब्राह्मी से आई? तो आपने बताया कि उत्तरी ब्राह्मी से आई। फिर पूछा गया कि दक्षिणी ब्राह्मी में कौन कौन सी लिपियां होती हैं, तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये दक्षिणी ब्राह्मी में आती हैं। तो बात हम लोग कर रहे थे वर्ण की। वर्ण को क्या कहा गया? वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ है वो अखंड कहा गया, अनाशवान कहा गया, प्रास कहा गया, अक्षर कहा गया। देखिए इसमें आ जो है, छोटा आ, ये उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है। इसका मतलब होता है बिना। इन जो जितने भी ये आ लगे हुए हैं, छोटा आ, इसका मतलब उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है, तो इनका मतलब बिना या रहित। बिना या रहित भी कह सकते हैं इसको। बिना खंड के, बिना नाश के, या बिना क्षरण के, या खंड रहित, नाश रहित, या क्षरण रहित। फिर यहां से जो परिभाषा जन्म लेती है उसे क्या बताया गया कि ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, या वह ध्वनि खंड जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, वह ध्वनि खंड जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाते हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अखंड, अनासवान, प्रास, अक्षर। ठीक है, आप लोगों ने अखंड सुना होगा, अनासवान सुना होगा, या अक्षर सुना होगा। प्रास थोड़ा सा आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो प्रास का मतलब होता है शाश्वत, कभी ना खत्म होने वाला। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अलंकार सुना होगा एक, अनुप्रास। अनुप्रास, अनु का मतलब पीछे, ठीक है, अनु का मतलब पीछे या उसके फॉलो करने वाले। ठीक है, या और आगे क्या लगा हुआ है? प्रास। तो अनुप्रास अलंकार, ये सबसे पहला अलंकार है। वहां पर क्या कि वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी? वर्णों की। तो यहां से प्रास का जन्म माना जाता है कि प्रास का मतलब वर्ण ही होते हैं। अनुप्रास बार बार आते हैं, वर्णों की आवृत्ति होती है, बार बार आना, पुनरावृत्ति होती है, ये कहलाते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फिर अपने वर्णों की परिभाषा पर। देखिए थोड़ा सा थ्योरी जान लेना बहुत जरूरी होता है, थ्योरी पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब थ्योरी से बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन, सरल से सरल क्वेश्चन बनाया जाए, ये सब थ्योरी से बनते हैं। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम आपको सोच रहे हैं कि सबसे अलग हटके थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ाया जाए। ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा आप लोगों ने जानी। वर्ण की परिभाषा क्या है कि वह ध्वनिखंड जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, वह ध्वनिखंड जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसके शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं? अखंड होता है, अनाशवान होता है, प्रास होता है, अक्षर होता है। ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं, इतने इसके शाब्दिक अर्थ हैं। वर्णमाला की बात अगर करें तो वर्णमाला के विषय में आपको बताया गया, क्या बताया हमने कि वर्णों के क्रमबद्ध, किसके? वर्णों के क्रमबद्ध सुसंगठित संग्रह को वर्णमाला कहा जाता है। हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण, कितने वर्ण हमें? 52 वर्ण। कहां से कहां तक है? तो हम कह सकते हैं सर आ से लेकर ज्ञा तक। कहां से कहां तक? आ से लेकर ज्ञा तक, ये 52 वर्ण है। ठीक है, कौन कौन? अब पूछा जाए भाई वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कह सकते हैं सर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक
स्वर तथा दूसरा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। भाई स्वर की अगर बात की जाए कि ये स्वर क्या होता है, यहां से थोड़ी सी और थ्योरी हम जानने की कोशिश करेंगे, उसकी परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर क्या होता है। तो स्वर के विषय में कहा जाता है कि स्वर आजन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र उच्चारित या स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। स्वर आजन्ते इति स्वरः, ठीक है, स्वतंत्र उच्चारित होते हैं या ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। भाई स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो भाई कहीं कहीं पर आंसर 13 हो जाता है, कहीं कहीं पर आंसर 11 हो जाता है तथा कहीं कहीं पर आंसर 10 हो जाता है। भाई 10 कब कहोगे, 13 कब बताओगे और 11 कब बताओगे? तो स्वरों की संख्या जो होती है वो 13 भी होती है, 11 भी होती है तथा 10 भी होती है। स्वर 13 कब बताओगे? जब कुल स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं, तब हम कहेंगे सर 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। कौन कौन से कहां कहां से होते हैं? तो हम कहेंगे सर आ से लेकर आह तक, आ से लेकर आह तक 13 होते हैं। 11 कब बताओगे? इन 13 आ से लेकर आह तक 13 स्वरों में दो स्वरों को अयोगवाह, किसको? अंग को तथा आह को क्या घोषित किया गया? अयोगवाह घोषित किया गया। अयोगवाह घोषित किया गया। भाई इन स्वरों को अयोगवाह किसने घोषित किया? इनको अयोगवाह घोषित किया गया। अब भाई 13 स्वरों में दो स्वरों को अयोगवाह घोषित कर दिया गया, तो स्वरों की संख्या कितनी रह गई? कितनी रह गई? 11। तो स्वर कैजुअली अगर पूछता, साधारणता पूछता है तो स्वर हम कितने बताते हैं? सर 11 स्वर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो हम बताते हैं 13। लेकिन यहीं पर कि 10 स्वर, फिर 10 स्वर हम कब बताएंगे? 10 स्वर हम तब बताएंगे जब शुद्ध स्वरों की संख्या पूछी जाती है। शुद्ध स्वरों की संख्या पूछी जाती है, उसे तब हम बताते हैं कि सर स्वरों की संख्या जो होती है वो 10 होती है, शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। पूछा गया भाई ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पूछा गया? तो हमने कहा सर जो री है, री को अर्ध स्वर माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्ध स्वर। इसलिए ये शुद्ध स्वरों की संख्या में शामिल नहीं किया जा सकता। तो शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी बताई गई? 10 होती है। अब कभी भी आपसे स्वरों की संख्या पूछे तो किस आधार पर पूछेगा ये पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो स्वरों की संख्या में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? भाई 13 होती है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 होती है। और शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इतनी चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को। अब स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया? स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया, यहां से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिएगा जो पूछी जा सकती है, क्वेश्चन के फ्रेम में पूछी जा सकती है कि अयोगवाह स्वरों को किसने घोषित किया? अयोगवाह स्वरों को किसने घोषित किया? तो अयोगवाह स्वरों को घोषित किया आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने। किसने? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने। यहां से दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, एक अयोगवाह स्वरों को किसने बताया, तो दूसरा अर्ध स्वरों को किसने बताया। अर्धस्वर किसने कहे तथा अयोगवाह स्वर किसने कहे? तो हम बता सकते हैं कि यहां पर अयोगवाह स्वरों को आचार्य भोलानाथ तिवारी जी ने, अयोगवाह स्वरों को आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने तथा अर्ध स्वरों को आचार्य भोलानाथ तिवारी जी ने घोषित किया था। ठीक है, अब यहीं पर बात करते हैं व्यंजनों की। स्वरों के बारे में क्या बताया कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। सर इनकी संख्या 13, 11 या 10 होती है। क्वेश्चन के अनुसार जैसे क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम आंसर दे देंगे। 13 भी बता सकते हैं, 10 भी बता सकते हैं, 11 भी बता सकते हैं। व्यंजनों की बात की जाए तो स्वर अगर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं तो व्यंजन
कि व्यंजन की परिभाषा क्या है, व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन का क्या मतलब है कि विशेष उच्चारण होता है। विशेष उच्चारण मतलब स्वरों की सहायता से, कहा जाए कि स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। क्या बताया आपने कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या भी कहीं कहीं पर 33 बताई जाती है और कहीं कहीं पर 39 बताई जाती है, ठीक है। शुद्ध व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए तो हम बता सकते हैं सर शुद्ध व्यंजन जो है वो 33 होते हैं, तथा शुद्ध व्यंजन 33 होते हैं, तथा व्यंजनों की संख्या अगर कैजुअली पूछी जाए तो हम बता सकते हैं कि 39 होती है, ठीक है। इसमें कुछ सर जो व्यंजन है वो शामिल नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन, इनकी परिभाषा के विषय में आप लोगों ने जाना है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं तथा कितने होते हैं। अब थोड़ा और आगे जब हम चलते हैं तब इनके प्रकारों की बात हम करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा, इतना रख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब स्वरों की। स्वर की परिभाषा क्या बताई गई, स्वराजन्ते इति स्वरा, स्वराजन्ते इति स्वरा, स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं ये, तो हम क्या बताएंगे कि सर ये जो कैजुअली जो साधारणता लोग पूछते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग भाई क्या बता देते हैं कि सर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है तथा प्लुत स्वर होता है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत डीपली, बहुत गहराई से चलेंगे, जो आपको हर जगह पर काम आएंगे, लग चाहे जितनी भी कठिन परीक्षा या कठिन से कठिन क्वेश्चन दिए जाएं, हिंदी से रिलेटेड, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, और ज़्यादा डीपली हम लोग चलेंगे अभी। तो लेखन के आधार पर अगर बात की जाए तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनकी बात करते हैं। हर्ष स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं हर्ष स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हर्ष स्वर माने गए हैं, या इन्हीं हर्ष स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। री के विषय में आपने अभी ऊपर पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था कि री को क्या कहा गया, इसको अर्ध स्वर कहा गया। क्या कहा गया, अर्ध स्वर कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, तो आपने बताया आचार्य भोलानाथ तिवारी जी ने इन्हें अर्ध स्वर कहा, ठीक है। अब आ गया दीर्घ स्वर। क्या होते हैं भाई, जितना उच्चारण करने में कम समय लगता है, इसको हर्ष स्वरों को उच्चारण करने में बहुत ही कम समय, अ, ई, उ, री, ठीक है, तो कम समय लगता है। तो हर्ष स्वरों से दुगना समय, हर्ष स्वरों से दुगना समय, 2 टाइम्स, यानी 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वरों के उच्चारण में। इनकी संख्या 7 बताई जाती है। कितनी बताई गई, 7 बताई गई। कौन कौन सी, भाई बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। कौन कौन से हो गए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इनमें से ये जो प्रथम 3 हैं, इनको कहा गया सजातीय स्वर। क्या कहा गया, सजातीय स्वर। तथा ये अंत के जो 4 हैं, इन्हें क्या कहा गया, विजातीय स्वर।
इन्हें और नाम से जानते हैं कि उपरोक्त में, मान लीजिए क्वेश्चन बन जाता है कि उपरोक्त में कौन सा स्वर सजातीय है, कुछ विकल्प दे दिए गए, आपने बता दिया कि भाई सजातीय स्वरों की संख्या तो 3 ही होती है। कितनी होती है? 3 होती है सजातीय स्वरों की संख्या। कौन कौन से होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, भाई ये बता दिया। उसके बाद विजातीय कौन कौन से होते? तो आपने बताया ए, ऐ, ओ, औ, ये विजातीय स्वर होते हैं। तथा विजातीय स्वरों को हम लोग और कहते हैं इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भाई? उन्हें मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित स्वर भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर कहा जाता है इनकी चार को। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यहां से आपने ये कुछ डीपली चीजें बताई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए भाई मात्राहीन वर्ण कौन सा है, मात्राहीन स्वर कौन सा है, तो किसको बताओगे? तो आप कह सकते हो सर छोटा आ को हम लोग मात्राहीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्राहीन। छोटा आ की मात्रा नहीं होती है। और क्या कहा जाता है इसे? तो हम कहेंगे सर इसे शिशु वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशु वर्ण। और क्या कहा जाता है? कहेंगे इसे कोमल वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोमल वर्ण भी कहा जाता है। तो कुछ नामों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस यहां से बनते हैं कि छोटा आ को क्या कहा जा सकता है, री को क्या क्या कहा जा सकता है। कुछ ऐसे नाम हैं जो ऐसे गहराई से जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। ठीक है, कुछ फिर आते हैं हम लोग, अभी बहुत सारी चीजें इनमें रह गई हैं, बहुत सारी चीजें अभी बातें डिस्कस होंगी। ठीक है, हर 52 वर्णों की देखिए 52 क्वालिटी होती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि हर्ष स्वरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय, से 3 गुना समय जिनके उच्चारण में लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे ओम, जैसे ओम, रे, ओरे, भो, ये संस्कृत का वर्ण है भो। ठीक है, इत्यादि। या किसी को बुलाते हैं, किसी को तेज आवाज में बुलाते हैं तो रे, रे, ठीक है, ओरे या भो, जैसे संस्कृत में भो कहा जाता है। ठीक है, वो तो इन्हें प्लुत स्वरों में बताया जाता है। ठीक है, हर्ष स्वरों को एक मात्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक। दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक कहा जाता है। कहा जाता है द्विमात्रिक। प्लुत स्वरों को त्रिमात्रिक कहा जाता है। तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक कहा जाता है इन स्वरों को। ये हम लोग स्वरों के बारे में सबसे पहले पहला अध्याय हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कि तो आपने बताया सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, हर्ष स्वरों को क्या कहा जाता है? हर्ष स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, या इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु स्वर भी कहा जाता है, हम ये बता सकते हैं। दीर्घ स्वरों को क्या कहा जाता है? तो दीर्घ स्वरों को क्या कहा गया? द्विमात्रिक कहा गया। भाई 2 मात्राएं होती हैं इसमें, इसे द्विमात्रिक कहा जाता है। कितना समय लगता है? हर्ष स्वरों का 2 गुना समय लगता है। हर्ष स्वरों का 2 गुना समय लगता है। त्रिमात्रिक क्या होता है? हर्ष स्वरों का 3 गुना समय जिनमें लगता है वो त्रिमात्रिक कहे जाते हैं। भाई हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? आपने बताया सर 4 होती है। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होती है। ठीक है, आ को क्या क्या कहा गया? तो मात्राहीन वर्ण कहा गया, मात्राहीन स्वर कहा गया, शिशु वर्ण कहा गया, या कोमल वर्ण कहा गया, इन्हें कहा जा सकता है, इनके नाम होते हैं। ठीक है, री को क्या कहा गया? तो आपने बताया सर अर्धस्वर कहा गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भाई दीर्घ स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों का 2 गुना समय लगे, कितना? 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 मानी गई। कितनी मानी गई है? 7 मानी गई। कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। प्रारंभ के जो 3 हैं उन्हें क्या कहा गया? प्रारंभ के जो 3 हैं उन्हें सजातीय कहा गया। अंत के 4 बचे, शेष जो 4 बचे, इन्हें क्या कहा गया? विजातीय कहा गया। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, इन्हें मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। भाई प्लुत स्वर क्या होते हैं? तो प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों का 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है या त्रिमात्रिक कहा जाता है। जैसे ओम है, रे, ओ, अरे,
इत्यादि। संबोधन या संबोधन स्वर भी कहा जाता है इन्हें। तो ये किस आधार पर, भाई ये पहला आपने पढ़ा कि भाई ये स्वर होते हैं, किस आधार पर होते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं आगे चल के। बात की जाए व्यंजन की, व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? आपने बताया कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो व्यंजन की परिभाषा क्या है कि स्वरों की सहायता से जो उच्चारित होते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। संख्या कितनी होती है? तो आपने बताया सर 33 या 39 होती है, 33 या 39 होती है। फिर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताओगे सर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? खड़ी पाई का व्यंजन और बिना खड़ी पाई का व्यंजन। खड़ी पाई का व्यंजन और बिना खड़ी पाई के व्यंजन, ये 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? 2 प्रकार के, खड़ी पाई का व्यंजन और बिना खड़ी पाई के। भाई ये खड़ी पाई क्या होती है? अब यहां से एक टास्क आ गया भाई, ये खड़ी पाई क्या होती है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जैसे ये का लिखा आपने, ये खा लिखा आपने, ठीक है, ये रा लिखा आपने, ये डा लिखा आपने, ठीक है, तो इन सबको बनाने में जो ये आकृति आ रही है, ये टी शेप की, इसकी, ये टी शेप की जो आकृति आती, टी शेप की जो आकृति आती है उसको कहा जाता है खड़ी पाई। ये कहलाती है खड़ी पाई। ठीक है, ये खड़ी पाई कहलाती है। देखिए का में है, खा में है, इसी तरीके से गा बनाएंगे, गा में भी होगी, घा बनाएंगे, घा में भी होगी, लेकिन कुछ व्यंजनों में ये नहीं होती, जैसे रा में नहीं है, डा में नहीं है, ठीक है, इस तरीके से कुछ जगहों पे नहीं होती। तो व्यंजन होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कौन कौन से? खड़ी पाई के व्यंजन होते हैं तथा बिना खड़ी पाई के व्यंजन होते हैं। ठीक है, खड़ी पाई के और बिना खड़ी पाई के। आगे चलते हैं। तो ये अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। संख्या कितनी है? 33 और 39। तो ये किस आधार पर? मेन चीज होता है, मुख्य चीज हमेशा याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो आधार होते हैं। ये किस बेस पे है? तो ये जो वर्गीकरण किया गया है व्यंजनों का, ये व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है, ये कैसे है? ये लेखन के आधार पर है। किस आधार पर? लेखन के आधार पर। आपसे उसके बाद पूछा जा सकता है कि उच्चारण के आधार पर क्या होता है। उच्चारण के आधार पर पूछ सकते हैं भाई, लेखन के आधार पर तो ये बता दिया गया। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को पूछा जा सकता है। ठीक, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को पूछा जा सकता है, स्वरों को पूछा जा सकता है। ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो हर एक वर्ण की, हर एक स्वर की या व्यंजन की अलग अलग गुण होते हैं, और किस आधार पर कौन सा होता है, उसे क्या कहा जाता है, उनके और कौन कौन से गुण और कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर मुलाकात होती है कुछ इंटरेस्टिंग सा लेकर, बहुत डीपली नॉलेज लेकर। फिर मुलाकात होती है जल्दी। धन्यवाद।